मैं तो संघर्ष की कोख से पैदा हुआ। औद्योगिकरण बुंदेलखंड में नहीं के बराबर है। लगभग बिजली की कटौती होती तो हमने एक लालटेन ले ली थी। अब मैं जब दिग्विजय सिंह से कहता था कई बार तो बोले हमारे पास बजट नहीं है। परिवार को समय दे पाते हैं आप? नहीं दे पाते? नहीं दे पाते। एंटी इनकम्बेंसी कभी हम जाने नहीं कि क्या होती है, नहीं तो हर बार कहते हैं एक बार चुन गए। 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में अनाज मिल रहा है। लड़ने वाले आदमी हैं, 20 साल उस समय लड़ते रहे। दिग्विजय सिंह से भी बात होते थे, अधिकारियों से भी होते थे। 1700 रुपये महीने में विधायकी की, दिन हो चाहे रात हो, कितना भी बजे हो काम करता हूँ। राजनीति में आने वाला आदमी हो सकता है अंत में ही हो। नमस्कार, पब्लिक वाणी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो शख्स हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बल्कि इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। वो हैं गोपाल भार्गव, जो शायद मध्य प्रदेश में ऐसे एकमात्र विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं जो कि 40 साल से अधिक समय, मतलब 1985 से लगातार विधायक हैं, एक ही विधानसभा क्षेत्र से। और इन पे जनता की इतनी कृपा है कि कभी चुनाव हारे नहीं, बल्कि जो जीत का अंतर हर साल मतलब हर चुनाव में बढ़ता जाता है। अब मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो 20 साल लगातार मंत्री रहे। शायद ही ये रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में किसी के नाम हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये आपसे कि आपकी लगभग 40 साल का राजनीतिक जीवन है, और इस दौरान आपको जो 20 साल मंत्री रहे, या जब मंत्री ने विपक्ष में रहे, और अब जो 2 साल से आप मंत्री नहीं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब उसके पहले आप कब बेहतर महसूस करते थे? भगत जी, ये प्रश्न आपने किया, बहुत कई लोगों के मन में वो ऐसा जानने का वो एक प्रकार से इच्छा रहती है कि वास्तव में, लेकिन मेरे ऊपर किसी प्रकार का पहले दिन जब मैं राजनीति में प्रवेश किया था तब, और अब राजनीति के मैं लगभग अंतिम, हो सकता है अंत में ही हो, अब ये तो संभावनाओं का खेल है राजनीति। मुझे कहीं कोई किसी प्रकार से अपने अंदर बदलाव समझ में नहीं आया, ना मेरे मन में, ना मेरे तन में, ना मेरी कार्यप्रणाली में, ना किसी विषय में कोई अंतर समझ नहीं आया। पहले दिन से जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया था तब से लेकर अपोजिशन में रहा, तब भी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुए, उसके बाद बोरा जी हुए, उसके बाद श्यामाचरण जी हुए, उसके बाद 10 साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे। तो कांग्रेस की सरकारों में भी मैंने अपोजिशन के विधायक के रूप में काम किया, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मैंने 2003 में उमा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, मैंने मंत्री के रूप में काम किया। तब से लेकर फिर गौर जी मुख्यमंत्री बने, गौर जी के बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई मुख्यमंत्री बने हों, मैं उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्री रहा। पार्टी ने विश्वास किया, और बीच में जब कुछ समय के लिए कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तब मैं लीडर अपोजिशन रहा, नेता प्रतिपक्ष रहा। तो पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। इसलिए कारण से मन में कहीं किसी प्रकार का कोई भाव नहीं। मैं कोई पैराशूट से राजनीति में आने वाला आदमी नहीं, मैं तो संघर्ष की कोख से पैदा हुआ। और यही मैं मान के चलता हूं, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि यदि हम, मुझे लगभग राजनीति में 45-50 यदि पूरा गिनूं, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था या छात्र राजनीति करता था, उसके बाद जब मैं विधायक बना 43 साल पहले, तो हर व्यक्ति के मन में इच्छा रहती है कि राजनीति करे। लेकिन मेरा ये रहता उद्देश्य कि जब हम राजनीति से निवृत्त होके या जीवन से निवृत्त होके जब हम परलोक जाएं, तो लोगों के मन में ये भाव नहीं रहे कि चलो बहुत बुरा आदमी था, चला गया। आजकल राजनीतिक लोगों के बारे में बड़ी धारणा दूसरी। मेरे प्रति लोगों के मन में ये भाव बना रहे कि यार एक आदमी आज काम का अच्छा आदमी चला गया, और लोगों को वो रिक्तता महसूस होना चाहिए। यदि मैंने रिक्तता महसूस करा ली, लोगों के मन में एक खालीपन आया कि गोपाल भार्गव के आज नहीं रहने से आगे क्या होता क्या नहीं होता, ये मन के भाव आया यदि लोगों के, तो मेरी राजनीति का यही सबसे बड़ा सत्य होगा, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी
कि अभाव के लिए आदमी महसूस करें। तो वो कहा नहीं कि जब तू जाए जगत से जगह, तू हंसे तो जग रोए, ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रोए। तो बस वही है, और कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, पहली बार लोग विधायक बन गए, उसका दूसरी बार जीतना मुश्किल है। आप लगातार 1985 से विधायक है, 40 साल हो गया। आपके क्षेत्र में कभी एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं आई? क्यों जनता आपसे कभी नाराज नहीं हुई? आप तो, लोगों को होता है कि बड़े मुश्किल होता है जीतना, और आपका जीत का आंकड़ा हर 5 साल में बढ़ता जाता है। मगर एक बात तो जो कहते हैं ना कि आम आदमी से तात्पर्य यह है कि एक है बेबस, लाचार, बेसहारा आदमी, जिसकी कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, भटकता है जब चारों तरफ, कहीं उसको एक सहारा मिलता है, उसको लगता है एक छाया उसके लिए मिल गई, और वो आपके पास आता है और आप उसे छाया देते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि जीवन धन्य हो गया। उसी एक प्रकार से परंपरा को मानते हुए पहले ही चुनाव से मैंने ये प्रयास किया था कि हमारे घर से, मेरे पहले बहुत बड़ा दफ्तर नहीं था, घर ही था, घर ही में एक कमरे में हम बैठ जाते थे, सामने के पुराना घर था। तो वहां पे उस घर में रहते हुए कोई आदमी, आओ भैया छोटी सी जगह है, बैठो बांटो, 10-5 लोग 15 लोग से ज्यादा हो गए तो अपने बाहर भी बरामदा था, उसमें बैठो। तब से लेके आज तक यही कार्य प्रणाली 40-45 साल में मेरी रही। राजनीति में आने वाले लोग कुछ ही दिनों में अच्छी गाड़ियां ले लेते हैं, अच्छे बंगले बनवा लेते हैं, अच्छे बैठक खाने हो जाते हैं, अच्छी रिहाइश हो जाती है, लेकिन मैंने लगभग 35 सालों तक कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया। धीरे धीरे जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो सब किया, लेकिन कारण जो आप पूछ रहे, जानना चाहते हैं, उसको हम कुछ ही शब्दों में उसकी हम व्याख्या इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम कई प्रकल्प चलाते हैं। जैसे कोई आदमी की मृत्यु हो जाए, उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करवा देते, पहले कोई योजना नहीं चलती थी संबल वगैरह। बीमार हो जाए कोई आदमी, यहाँ भोपाल के निवास पे हम आयावरों को सारी अस्पतालों में व्यवस्था कर देते थे। सागर में यदि उपलब्ध होता था, सागर में कर देते थे। फिर हमारे यहाँ ये त्रयोदशी वगैरह जो सोमकाज वगैरह होते हैं मृत्यु के बाद में, लोग कर्जदार हो जाते थे तो उनकी व्यवस्था कर देते। कई लोग आते थे, बिटिया की शादी, बच्चे की शादी है, 10,000 रुपया 5,000 रुपया दे दो, इतनी मांगते थे, तो उसके लिए हम कुछ राशि दे देते थे जो हमारे पास उपलब्ध होती थी। बरगन जी, मैंने शुरुआत में 1700 रुपये महीने में विधायकी की है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे एक प्रकार बुरा समय था जब देश में बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, सिर्फ 2 सांसद। किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 5-7 राज्य तो ऐसे थे जहां बीजेपी का कोई विधायक भी नहीं हुआ करता था। ऐसे समय में राजनीति में आया, ठाकरे जी के कहने से, वरिष्ठ नेताओं के कहने से मैं थे। मैंने कभी आजकल जैसा चलती है परंपरा की सरकार जिसकी हो, चलो इसमें घुस चले, मैंने 2-4 साल भी आदमी अपोजिशन में नहीं काट सकता। मैं उस परंपरा का आदमी नहीं हूं। हम तो धारा के खिलाफ लड़ने वाले आदमी हैं। 20 साल उस समय लड़ते रहे। दिग्विजय सिंह से भी विवाद होते थे, अधिकारियों से भी होते थे, मंत्रियों से भी होते थे, तमाम प्रकार के विरोधियों से भी होते थे। हमारे झंडे बैनर निकाल दिए जाते थे। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल जी, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने प्रश्न किया। मैंने कहा दादा, बहुत ही गंभीर स्थिति है वास्तव में, और हमारे खासतौर से बुंदेलखंड एरिया में, और भी अन्य जगह होगी, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ उसी इलाके में हो। तब मुझे स्मरण है कि एक जो अति गरीबी की रेखा का वहां पर पीले राशन कार्ड बनना शुरू, गरीब लोगों के लिए, उसके बाद में जो और कम गरीब थे उनको नीले राशन कार्ड, उसके बाद में सफेद राशन कार्ड, 3 प्रकार के राशन कार्ड शुरू हुए। और 2 रुपया किलो गेहूं गरीबों के लिए मिलना शुरू हुआ राशन कार्ड पे। धीरे धीरे उसमें कालांतर में योजना में सुधार होता गया, और अब निःशुल्क राशन प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलता है। एक राशन कार्ड में 35 किलो मिलता है।
तो जो दर्द से, जो एक घटना से, जो भूख से जो योजना का जन्म हुआ, तो मैं मान के चलता हूं कि कई उदाहरण ऐसे हैं अपनी जिंदगी में जिन्हें मैं भी याद करूंगा, और लोगों को यदि विस्मृत हो गए हों तो उन्हें भी याद आएगा किस कारण से, कब से ये योजना शुरू हुई थी। तो अब सरकार ने अभी योजना चालू की, चाहे लाडली लक्ष्मी करें या सामूहिक विवाह, आपने बहुत पहले शुरू कर दिया, तो आपके दिमाग में एक चीज आई कैसे? क्या हुआ, दो समाजों के एक अनुसूचित जाति की शादियां 2001 में हुई थी, शरारी गांव में, जो मैंने कराई थी। उसके बाद एक शादी हुई हमारी आदिवासी समाज की, जो बड़े देव आदिवासियों के होते हैं, जिनको देवता मानते हैं। एक आदिवासी बहुल गांव, बल्कि 95% उसमें आदिवासी जनसंख्या है। मेन रोड पे पड़ता है वो, रहली से सागर के बीच में, कड़ता गांव में एक बड़े देव का स्थान है, चबूतरा है। वहां पे मैंने आदिवासी बच्चियों की शादी करने का आयोजन किया। शिवशेखर शुक्ला उस समय सागर के कलेक्टर थे, वो भी वहां उपस्थित थे। सारे प्रशासनिक और अधिकारी वहां उपस्थित थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं भी वहां पर उपस्थित थी। सैकड़ों की संख्या में, करीब 200 के करीब जोड़े उस समय थे। तो क्या हुआ कि मैं बैठा था वहीं पे, कुर्सियां पड़ी थी, कुर्सियों पर बैठा था, अधिकारी भी बैठे हुए थे। आंगनबाड़ी की दो कार्यकर्ता मेरे पास में आई। उन्होंने कहा, भैया आप जो फार सामग्री देते हैं उसमें साड़ी, ब्लाउज वगैरह, पेटीकोट देते हैं महिलाओं, आप इसमें से 2 सेट दे दो। ये 2 बच्चियां सामने खड़ी हुई हैं, इनकी शादी होना है। और बच्चियों को मैंने देखा तो मैले कुचैले कपड़े और कच्छा, साड़ी के 2 टुकड़े करके जो पहन लेती हैं, वो बच्चियां 16-17 साल की आई होगी, कच्छा लपेटे और सामने बड़ी कातर दृष्टि से देख रही थी। तो उन महिलाओं से मैंने कहा कि ये इनके लिए साड़ी तक पहनना नहीं है, नहीं तो क्या पुरानी साड़ी पहनना नहीं है, ये कागज कपड़ा लपेटे हुए कच्छा, इनकी शादी कैसी हो रही, किससे हो रही? तो एक दूर आदमी कोई देख रहा था, खड़ा था, बोले उसके साथ हो रही है। कोई अधेड़ आदमी जिसकी आयु 40 से 45 साल की होगी, उसकी शादी उन दोनों बहनों के साथ हो रही। तो मैंने यार पूछा कि ये कैसी बेमन शादी, क्या हो रहा है? तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उन्होंने बोली कि साहब इनके पिताजी से पूछिए, पिताजी ने तय की है। तो पिताजी थे सामने, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा ये क्या वाकया है इसमें? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम क्या करें, इनसे 70,000 रुपया हमने इनसे उधारी ली थी और हम नहीं चुका पा रहे, ब्याज भी नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने कहा है कि आप अपनी बच्चियों को हमारे साथ कर दें और हमारे घर में रहेंगी, हमारे घर का कामकाज करेंगी और हमारी पत्नी बन के रहेंगी। तो मैंने कहा ये अधेड़ आदमी के लिए, जिसकी उम्र इतनी है कि यदि उसकी समय पे शादी हो जाए तो उसकी इतनी बड़ी उम्र की बच्चियां होती। तो मैंने कहा ये तो बड़ा बेमेल काम हो गया। तो मैंने कहा नहीं, ये तो पाप हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और ये शादी हो गई, तो इससे बड़ा पाप मुझे वास्तव में कोई नहीं लगेगा। मैं थोड़ा सा ईश्वर को मानने वाला, थोड़ा सा क्या पर्याप्त, आज भी मैं नास्तिक नहीं हूँ। तो मैंने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा उसकी व्यवस्था करा। तो मैंने उससे, जो वो अधेड़ था, जो वर बन के आया था, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा तुम्हारे कितने पैसे हो? तो 70,000। मैंने कहा 70,000 की हम आपको व्यवस्था करते हैं, आप बच्चियों से आपकी शादी नहीं होती, और यदि आप जबरन करोगे, कुछ भी करोगे, आप जेल भिजवा देंगे आपको। आदमी थोड़ा भयभीत हो गया, वो एक तरफ हो गया। संयोग से क्या हुआ कि कुछ आदिवासी लड़के, आजकल तो आदिवासी लड़के भी थोड़े रहते हैं टिपटाप, जीन्स वगैरह पहने थे, शर्टें वर्टें करके घूम रहे थे। वो तो मेला टाइप का देखने आए थे कि भाई कन्यादान योजना का मेला लगा है, चले देखने के लिए। तो मैंने 2 लड़कों के लिए बुलाया, मैंने धरा, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? बोले नहीं चाचा हमारी शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा शादी करना चाहते हो? बोले बड़े खुशी के साथ में। मैंने कहा ये बच्चियां जो है, तुम अरे क्या है आपकी, बच्चियों से पूछा तो वो खूब जो दहाड़ मार के रोने लगी, बिलख बिलख के रोने लगी। तो
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके आंसू आंसू पोंछे उठा। मैंने कहा क्या रो रही कुछ? बोले हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी का क्या होगा, कुछ नहीं, हाँ, सब ठीक होगा। और उसके बाद में उसके हमने 70,000 रुपया उसको दिलाए, उसको हटाया, बाकायदा इनको नहा के धुला के हल्दी लगवा के मंडप में बैठाया, नई साड़ियां नहीं, और भी उपहार में जो कुछ हम अपनी तरफ से सामग्री दे सकते वो भी दी। और उसके बाद में उनके लिए विदा कर दिया, वो हंसी खुशी विदा होगी। लेकिन रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई मेरे लिए। तो मैंने कहा यार ये क्या है, तो मिला के बड़ा कष्ट हुआ मानसिक। उससे फिर ये 2005 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि आपने भूखों लोगों को मरते देखा, फिर आपने अटल जी से कहा कि योजना चली, लोगों को भरपूर भोजन मिलने लगा, और अब मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में कोई आदमी कम से कम भूखे नहीं सोता, जहां तक जानकारी में। और दूसरा, इलाज की व्यवस्था हो गई, शादी ब्याह भी अब कोई बच्ची किसी, पहले जो बच्चियों को बोझ समझा जाता था, अब वो स्थिति नहीं है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं इतने राजनीति करने के बाद, ये चीजें देखकर? 1985 की स्थिति भी देखिए और आज 2025। देखिए, एक बात की तो गारंटी है, जहां तक मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ में, देश की जनसंख्या 140 करोड़ के ऊपर हो गई अब। लेकिन पूरे देश में ये स्थिति नहीं है कि कोई आदमी भूखा सो, कहीं इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। आपने विधायक के रूप में बहुत बदलाव देखा, शायद ही वर्तमान पीढ़ी अब इतना बड़ा बदलाव देख पाए। आप बताए 1700 वेतन मिलता था, 50 रुपए पर डे भत्ता, साइकिल से आप पूरा क्षेत्र घूमते थे, अब गाड़ियों। तो आपको पहले ही अधिक अच्छा लगता था कि अब भी बेहतर व्यवस्था है? क्योंकि आप, मुझे लगता है जितना बदलाव आपने देखा, शायद ही अब आगे आने वाले विधानसभा में इतना पहले का अच्छा लगा। और आप इतनी व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए कैसे समय निकालते हैं? परिवार को समय दे पाते हैं आप? नहीं दे पाते? नहीं दे पाते। नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में कभी मेरी पत्नी ने मुझे टोका नहीं। आपने शिवराज जी का शासनकाल देखा, अर्जुन सिंह जी का देखा, दिग्विजय सिंह जी का देखा, श्यामाचरण जी का देखा, बोरा जी का, पटवा जी का, उमा जी का, गौर साहब का। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि 13 दिसंबर को उनके 2 साल कार्यकाल पूरा हो रहा। अच्छा है, मोहन जी मेहनत कर रहे हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। शिवराज जी ने भी काफी मेहनत की, पार्टी को राज्य में खड़ा करने में भी, और उसके बाद एक बच्चियों के, महिलाओं के प्रति, एक स्त्रियों के प्रति पार्टी की जो साख बनी, तो शिवराज जी ने भी उसकी कोशिश की, मोहन जी भी कर रहे हैं। अब कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय विकास के काम तो नहीं हुए, ये बात सही है। अब मैं जब दिग्विजय सिंह से कहता था कई बार, तो बोले हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं है, बोले इस बारे में। अभी जब से जीएसटी वगैरह और सब टैक्स शुरू हुए, बजट की कमी नहीं आती, अन्य प्रकार के स्रोतों से आय बढ़ी, ये भी माइनिंग से भी बढ़ी, लिकर से भी, आबकारी से बढ़ी, जीएसटी का हिस्सा भी बढ़ा, अनेकों प्रकार के, तो निश्चित रूप से राज्य का इस कारण से और बेहतर विकास हुआ। भारत सरकार की भी काफी उसमें राशि यदि मिला है। सड़कों के क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश जो बदनाम था, वो आज की तारीख में इतना ही अच्छा नाम है मध्य प्रदेश का। बिजली के क्षेत्र में जितना बदनाम था दिग्विजय सिंह के समय कि कई लोग तो बिजली देखने के लिए तरस जाते थे। बच्चे कहते थे गांव के कि पापा मुझे बिजली दिखाने के लिए शहर ले चलो। पता चला कि शहर में भी कटौती हो रही। मैं उस समय स्थिति ये थी, एमएलए रेस्ट हाउस में रहता था, तो सुबह विधानसभा में 7 बजे बिजली की कटौती होती थी। तो हमने एक लालटेन ले ली थी, लालटेन के उजाले में हम विधानसभा के प्रश्न बनाते थे और सुबह से अखबार भी उसी को उजाले में पढ़ते थे। ये स्थिति भोपाल राजधानी में थी। मेरे समकालीन जो लोग हैं सबको याद होगा, हमारे सागर में शाम के 7 बजे बंद हो जाता था बिजली बंद हो जाती थी, बाजार बंद हो जाता था, ये स्थिति थी। और तब से तो हम सैकड़ों गुने आगे निकल गए, काफी आगे निकल गए, सिंचाई के क्षेत्र में आगे निकल गए। 9 दिसंबर को शायद बुंदेलखंड के खजुराहो में पहली बार मध्य प्रदेश कैबिनेट होने जा रही। आप इसको कैसा मानते हैं? क्या उम्मीद है कि बुंदेलखंड को कोई बड़ी सौगात भी मिल सकती है? ये बात सही है कि
मुझे कभी कभी लगता है, हालांकि मैं क्षेत्रवाद में ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन हमारा जो बुंदेलखंड है खासतौर से, जिसमें 7 जिले आते हैं, इस बुंदेलखंड में जितना विकास राज्य के खासतौर से कुछ अंचलों में हुआ, हालांकि उसके पीछे अनेकों कारण हैं, सरकार अकेली नहीं है। इंदौर संभाग है, उज्जैन संभाग है, तो वहाँ बुंदेलखंड का अपेक्षाकृत कम। औद्योगिकरण बुंदेलखंड में नहीं के बराबर है, लगभग शून्य है। अभी कैन बेतवा के कारण सिंचाई की परियोजना इसमें काफी, और दूसरी भी सिंचाई योजनाएं, मध्यम सिंचाई योजनाएं काफी वहां पर बुंदेलखंड में। तो सिंचित का रकबा भी बढ़ा, विद्युतीकरण बढ़ा। NHAI के सहयोग से, जो भारत सरकार का केंद्रीय अपना परिवहन विभाग है, जो भूतल परिवहन विभाग, इसके द्वारा भी काफी सड़कों का, शानदार सड़कों का निर्माण हो रहा है। फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, विश्वविद्यालय भी नए नए खुले हैं, मेडिकल कॉलेज भी सागर में, दमोह में, छतरपुर में, लगभग सभी जगह, बुंदेलखंड में भी थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में सभी जगह CM राइजिंग स्कूल, कॉलेज जो है वो भी, सागर में नया विश्वविद्यालय खुल गया है, राज्य की विश्वविद्यालय, सागर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले हो गई थी। ये सारी चीजें हो गई, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत कुछ वृद्धि हुई। लेकिन अभी भी वहां पर औद्योगिकरण की सारी बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि लोग इधर उधर ना भटके। तो मैं चाहता हूं कि यदि मंत्रिपरिषद की बैठक, और हमारा हृदय स्थल है वो बुंदेलखंड का खजुराहो, यदि वहां पर हो रही है, तो कुछ ऐसा उसमें तय हो जाए कि सरकार यदि सरकारी उपक्रम के आधार पर कोई औद्योगिकरण करे, या कोई बड़े यहाँ पर कोई बहुत बड़े उद्योगपति आ जाएं देश के, तो करे। भूमि की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, और अच्छे लोग हैं, मजदूरों की कोई कमी नहीं है। आपको स्किल्ड लेबर ही मिल जाएंगे, आपको नॉन स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे। तो पर्याप्त तो वहां पर ये परिस्थितियां हैं औद्योगिकरण की। ये यदि हो जाएगा तो लोगों को बाहर काम के लिए नहीं जाना। अंतिम सवाल, इतना लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, आप नई पीढ़ी में जो लोग राजनीति में आए हैं, नए विधायक को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं? देखिए, नई पीढ़ी जो राजनीति में आ रही, मैं कह रहा हूं कि 2 प्रकार के, नई पीढ़ी के 2 प्रकार के स्वरूप है। एक तो लोग सीधे पैराशूट से उतर के आके, और किसी के पास पैसा है, किसी के पास पहुंच है, किसी के पास दूसरा कोई हुनर है, तो उसके आधार पर वो चाहते कि हमें कोई राजनीति में स्थापित कर दे, पद मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ताकि हमें समाज में सम्मान मिल जाए। एक दूसरा भी इसमें एक वर्ग है जो लगातार अपने राजनीतिक परिवार से आता है, और 20 साल से राजनीति में रहते हुए परिवार की, और जो राजनीति में परिवार के वरिष्ठ लोग हैं, उनकी कार्य प्रणाली देखते हुए, जब बच्चे जो है राजनीति में 20-20, 25-25 साल से समझ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, परिचय भी पर्याप्त है, लोगों की सेवा का शानदार इतिहास भी है, तो इन 2 वर्गों के बीच में मैं मान के चलता हूं कि एक अलग अलग विभाजन होना चाहिए कि आप बताओ, आप अभी आए हो, और ये आदमी 20 साल या 22 साल से अपने परिवार की, पिता के एवज में सेवा कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, और इसका एक अच्छा सर्वे होकर, और लोगों को यदि किसी पद को, किसी भी व्यक्ति के यदि पद पे बैठाया जाता है, तो मैं मान के चलता हूँ इससे पार्टी को बहुत लाभ होगा। क्योंकि धीरे धीरे पीढ़ियां जो है वो, नए लोग भी आए, लेकिन अनुपातिक रूप से पुराने लोग के जो परिवार हैं, उन लोगों को भी अवसर। मैं अपने परिवार के बारे में अकेला नहीं कह रहा, लेकिन मैं देखता हूं कई युवाओं के लिए जो वास्तव में बहुत शानदार अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे योजनाकार भी हैं, अच्छे विचारक भी हैं, और उन्हें बहुत अच्छी समझ भी आ गई राजनीति की क्या तरीका है। पिताजी कैसा करते थे, चाचा जी कैसा करते थे, हमारे परिवार में कैसा होता था, जो इतने समय से
नाम लिया जा रहा है, तो सिर्फ एक लाइन बना के कि इनके घर से आए हैं और फिर बाद में यदि आप उस विरासत को नहीं संभाल पाए तो नुकसान हो जाएगा। तो लंबे समय से जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कि उनको भी अवसर मिलना चाहिए। तो ये थे भाजपा के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव। पब्लिक वाणी में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।